हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग हैं? उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की जो क्लास रहने वाली हिंदी पेडागोजी की रहने वाली है, जिसमें हम लोग हिंदी पेडागोजी के साथ-साथ में हिंदी के वो क्वेश्चन भी करेंगे जो आपके एग्जाम में गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं। तो लगातार सेशन में बने रहिएगा, 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ही आपको दिख रहा होगा, सभी लोग पढ़िए और आंसर करिए क्या इसका सही आंसर होने वाला है। साथ-साथ में वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है अपने साथी मित्रों के पास में जिनको इस बार सीटेट का एग्जाम देना है और पास भी करना है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन लिखा है कि मुझे तुम पर काफ़ी गुस्सा आ रहा है। प्रस्तुत वाक्य में गुस्सा शब्द में कौन सी संज्ञा है? आपको यह बताना है कि गुस्सा जो शब्द है ये इसमें कौन सी संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है, जातवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या फिर समूहवाचक संज्ञा है। क्या गुस्सा शब्द में किसी समूह का बन गया है? नहीं लग रहा होगा तो ऑप्शन नंबर डी काट सकते हैं। क्या गुस्सा कोई व्यक्तिवाचक शब्द आपको लग रहा है देखने में? नहीं लग रहा है। या जातवाचक है? नहीं है। कैसा है? ऐसे शब्द जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। गुस्सा है, प्रेम है, घृणा है, ये सब क्या है? ये सब हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं भाव के द्वारा। इसीलिए ये सब कैसे होते हैं? भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 किया था इस क्वेश्चन का, उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि नोटिफिकेशन कई लोगों के पास में ना पहुंच रही हो इस समय, यूट्यूब में कोई दिक्कत चल रही है, तो इसीलिए आप लोगों को शेयर जरूर करना है इस क्लास को और लगातार बने रहिएगा। 20 हम लोग क्वेश्चन करेंगे। 20 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगेंगे आपको, इस चीज़ की गारंटी है, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही बार पूछे हुए क्वेश्चन हैं। लिखा है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? कौन सा ऐसा प्रश्न है जो कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करेगा? देखिए, पहला ऑप्शन लिखा है, अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? आपने बच्चों से पूछा कि ऐसे महक जो अच्छे लगते हैं उसको क्या बोलते हैं? बच्चों ने कह दिया सुगंध है, खुशबू। तो इससे क्या हुआ? आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। इसमें बहुभाषिकता कहीं पर भी देखने को नहीं मिली, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका नहीं होगा। दूसरा लगा है, बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे दुर्गंध। यहाँ पर भी बहुभाषिकता का कोई भी प्रयोग नहीं हम कर पाए अपनी क्लास में। तीसरा ऑप्शन लिखा है, तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है? कि हमारे घर में किस किस की महक आती है? जब हमारे घर में सब्जी बनती है, मसाले की महक आती है, कि गमले लगे हैं उनमें जो फूल हैं उनकी महक आती है। तो बहुभाषिकता की बात यहाँ पर पूरी तरीके से प्रबल नहीं हो पाई। जो आपका ऑप्शन नंबर 4 लिखा है, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। आपने बच्चों को ये बोल दिया कि सभी लोग अपने अपने भाषा में फूलों के नाम लिख करके लाइए। फिर आप देखिएगा कि अगर आपकी क्लास में 10 राज्य के बच्चे पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि फूलों के नाम अलग अलग आपको देखने को मिले, जिससे क्या होगा, आपकी क्लास में एक दूसरे की भाषा बच्चे सीखेंगे और ये बहुभाषिकता वाली क्लास हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी किया था इस क्वेश्चन के लिए, उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सभी लोग पढ़िए और आंसर करिए सही आंसर क्या होगा। लिखा है, मदन काली पतलून पहन कर खेलने आया में विशेषण है। सभी को बताना है, मदन काली पतलून पहन कर खेलने आया, इसमें कौन सा विशेषण है? क्या काली विशेषण है, क्या पतलून विशेषण है, मदन है या फिर खेलने आया ये विशेषण है? सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। उम्मीद है सभी लोगों ने सही आंसर कर भी लिया होगा। यहाँ पे जो विशेषण है वह है काली। क्या है? काली विशेषण हो जाएगा इस क्वेश्चन में। मदन काली पतलून पहनकर क्या पहन रखी है? काली पतलून पहन रखी है। कैसी? काली। तो काली क्या है? विशेषता बता रहा है। इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने ऑप्शन नंबर ए कर लिया अपना। काली जिन लोगों ने किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस समय साथियों आपको पता है कि हमारे मास्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप के ऊपर दिवाली सेल चल रहा था, जो कि बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। तो जिनको भी कोर्स लेने हैं, यानी कि पीडीएफ खरीदनी है, नोट्स खरीदने हैं, वो लोग तुरंत जाइएगा मास्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप के ऊपर। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि आपको ये सारी की सारी पीडीएफ भी वहीं पर मिलने वाली हैं। और आपको साथ साथ में एनसीईआरटी अगर कोई भी बुक्स पढ़नी है 3 से लेकर के 8 तक की, तो वो भी वहाँ पे मिलेंगी। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। और पेपर लगाने हैं तो भी आपको मास्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। यानी कई सारी चीज़ें फ्री में भी हैं। अगर आपको पेड नोट्स की ज़रूरत है, आप बाय करना चाहते हैं, अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं, कम समय में ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो 100-100 रुपये में उपलब्ध हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा नीचे अब नोट्स नहीं हो सकते हैं। 1-2 बच्चों ने लिखा था सर कि थोड़ा और प्राइस कम कर दीजिए। तो इस समय अगर आप ऑफर के अंतर्गत ले रहे हैं तो आपको ये नोट्स सिर्फ 75 रुपये का पड़ रहा है। अगर आप 3 नोट्स बाय कर रहे हैं तो आपको 100 रुपये तक की छूट भी मिल रही है, यानी 300 में 100 रुपये छूट जा रहे हैं और आपको 3 नोट्स मिल जा रहे हैं। तो 75 से भी कम कीमत पे मिल रहे हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप लेना चाहते हैं तो तुरंत ले लीजिए, अन्यथा जो है फिर आपके पास समय भी कम बचेगा और पैसे भी बढ़ जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो। यह अभ्यास प्रश्न ... का उदाहरण है। संदर्भ में व्याकरण का है, शब्द भंडार में विकास का है,
शब्दकोश का विकास है या फिर पर्यायवाची शब्दों से परिचय है। आपने एक कहानी बच्चों को बताई जिसमें पहाड़ी और घाटी शब्दों का आपने इस्तेमाल काफ़ी बार किया। फिर आपने उनसे ये बोल दिया कि आप ये अभ्यास प्रश्न कीजिए और इसमें पहाड़ी घाटी से संबंधित और भी कई सारी चीज़ों को आपको लिखना है जो चीज़ पहाड़ों पर पाई जाती हैं। तो ये सब क्या है आपको ये बताना है। संदर्भ में व्याकरण है या फिर शब्द भंडार में विकास करना है, शब्दकोश का विकास करना है, फिर पर्यायवाची शब्दों से परिचय कराना है। क्या है ये सब चीज़ें आपको ये बताना था। तो इस क्वेश्चन के लिए जो लोग ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं बिल्कुल सही है, संदर्भ में व्याकरण हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, संदर्भ में व्याकरण हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 कर लिया है उन्हीं का बिल्कुल सही आंसर है। बाकी अगर आपने अदर कुछ किया था तो आपका गलत हो गया यहाँ पर। आगे देखिए लिखा है सूची 1 में दिए गए संज्ञा को सूची 2 में दिए गए संज्ञा के भेद से सुमेलित कीजिए तथा विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो सभी लोग बताइए क्या सही होगा। एक तरफ लिखा है कुंज, मैना, पानी और जुलाई, मिलान करना है, क्या सही हो जाएगा। कुंज मीन्स आप लोग समझते हैं क्या होता है, जहाँ पे पेड़ों का झुरमुट होता है, कई सारे पेड़ होते हैं एक साथ, वो होता है कुंज। तो कहने का मतलब है जहाँ पर कई सारी चीज़ें हो गई वो बन जाता है समूह। तो ऑप्शन नंबर 1 के लिए यानी कि कुंज के लिए जो है सी के साथ आपको मिलाना है। कुंज मीन्स होता है कई सारी चीज़ों का गुच्छा या समूह। दूसरा ऑप्शन दिया है मैना, तो मैना क्या है आपको ये देखना है। अब आपने अगर मिलान कर लिया तो आप ऑप्शन नंबर ए और बी काट सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि कुंज का मिलान समूहवाचक यानी कि ऑप्शन नंबर सी जहाँ पर होगा पहले का वही सही हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 का जो सी है वो आपको सी और डी में देखने को मिल रहा है, बाकी ए और बी में आपको पहले का ए देखने को मिल रहा है, इसीलिए हमने काट दिया। अब अगर हम बात करें अपने मैना की तो आप लोग देखिएगा एक बार मैना क्या है, क्या जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, द्रव्यवाचक है। तो आप लोग बताइए फटाफट सही आंसर क्या है इसका। तो मैना जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा है। क्या है वो, क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा में आता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 2 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पर है बी, तो ऑप्शन नंबर डी भी कट गया। अब बच कौन सा गया, बच गया ऑप्शन नंबर सी हमारे पास में। अब अगर हम लोग बात करें पानी की तो पानी क्या है, द्रव्यवाचक है, सभी को पता है कि पानी एक द्रव्य है। और जुलाई क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर हम सभी महीनों के नाम ले लेते तो क्या होता, जातिवाचक हो जाता, लेकिन सिर्फ हमने जुलाई का नाम लिया है 12 महीनों में से, तो क्या है, व्यक्तिवाचक हो गया। अगर हम मैना की बात करें तो आपको पता है कि जितने भी पक्षी होते हैं तो क्या मतलब कि एक हमने जात की बात की है मैना की, इसीलिए जातिवाचक संज्ञा हो गई मैना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी कर लिया है, पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का डी, चौथे का बी, उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, इनसे संबंधित क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में डॉट डॉट शिक्षण सामग्री सहायक होती है। शिक्षण प्रक्रिया को अगर रुचिकर बनाना है तो इनमें से ऐसी कौन सी शिक्षण सामग्री है जो रुचिकर होने वाली है। पहला ऑप्शन लिखा है ऑडियो और वीडियो, मतलब आपने क्लास में ऑडियो चलाया और साथ साथ में वीडियो भी लगा दिया। दूसरा ऑप्शन लिखा है वैविध्यपूर्ण, तीसरा ऑप्शन लिखा है वीडियो परक, चौथा ऑप्शन लिखा है पत्र और पत्रिकाएं। क्या आपने बच्चों को वीडियो के माध्यम से पढ़ा दिया, वो सबसे अच्छी शिक्षण सामग्री है, या फिर पत्र पत्रिकाएं पढ़ा दी वो है, या फिर आपने वैविध्यपूर्ण उनको तरीके से पढ़ा दिया वो है। वैविध्यपूर्ण की अगर हम बात करें तो विविध सामग्री यानी कि ऑडियो भी, वीडियो भी और लिखा हुआ भी आपने उनको पढ़ाया, पत्र पत्रिकाएं भी आपने उनको पढ़ाई, यानी कि जो भी पढ़ाने के ऑप्शन है आपने सभी ऑप्शन उसमें यूज किए हैं वैविध्यपूर्ण कार्य में। इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ना ही ऑडियो वीडियो होगा सिर्फ, ना ही वीडियो परक होगा, ना ही पत्र पत्रिकाएं होगा। इस सभी चीज़ों को अगर एक जगह पर सम्मिलित कर दिया जाए तो वो होता है वैविध्यपूर्ण। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही था। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी कर लिया है उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये जो क्लास चल रही है हिंदी की, इसमें हम लोग पेडागोजी के साथ साथ में वो क्वेश्चन भी कर रहे हैं जो आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए इसका सभी लोग आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 7 का लिखा है बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। बुढ़ापा, जवानी, गुस्सा, हम लोग बात कर चुके हैं, सब कैसी संज्ञा हैं, भाववाचक संज्ञा होती है जिनको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी पहले ही सोच लिया था या फिर कर लिया था उन्हीं का सही है। अगर आप अभी तक ये चीज़ समझ नहीं पाए थे क्या है जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, तो आपका ये गलत माना जाएगा। बुढ़ापा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा है, जवानी है, खुशी है ना, ये सब चीज़ें क्या हैं, इनको हम सिर्फ महसूस करते हैं, इनको हम पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं। तो ये भाव के द्वारा ही सिर्फ हमारे द्वारा प्रकट होती हैं, भावों में ही प्रकट होती हैं, इसीलिए ये भाववाचक संज्ञा कही जाती हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में, ये चीज़ हम अभी यही वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, इसको छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है अंधेरा, धीरे धीरे, चाल चलन या फिर सौंदर्य। सभी को बताना है निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि क्रिया की विशेषता बता रहा हो, क्रिया विशेषण हो। राम धीरे धीरे चलकर स्कूल जाता है, श्याम धीरे धीरे खाना खाता है,
इस प्रकार से आपने देखा ही होगा कि कई बार हमारे सामने वाक्य आते हैं। धीरे धीरे यहाँ पे क्या है, क्रिया विशेषण है, क्योंकि इसी के द्वारा क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। राम धीरे धीरे, श्याम धीरे धीरे, ये सब क्या है, क्रिया की विशेषता बता रहा है कि राम धीरे धीरे स्कूल जा रहा है, धीरे धीरे। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको पता ही है कि संज्ञाएं जो होती हैं कितनी होती है, कालवाचक होती है, स्थानवाचक होती है, परिमाणवाचक होती है और रीतवाचक जो है संज्ञा होती हैं। तो ये जो संज्ञा है ये कैसी है, रीतवाचक है। यहाँ पे धीरे धीरे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि क्या है। सभी लोग बताएंगे। प्राथमिक स्तर आप लोग समझने ही लग गए होंगे अब तक। 1 से 5 तक की जो कक्षाएं होती हैं इनको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक स्तर। तो आपको बताना है कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि कौन सी है इन सभी में। पहला ऑप्शन लिखा है, कहानी का ज्यों का त्यों दोहरा देना। हमने एक कहानी बच्चों को बताई और साथ साथ में बच्चों ने दोहरा दी। जैसे हमने शब्द बताया वैसे ही शब्दों के माध्यम से बच्चों ने दोहरा दिया। तो क्या इससे मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है बच्चों की, तो नहीं हो रहा है, इसको हम लोग काट सकते हैं। दूसरा ऑप्शन लिखा है, कहानी सुनकर चित्र बना देना। हमने कहानी बच्चों को बताई, एक पेड़ था, उसके ऊपर बंदर बैठा था, उसके नीचे एक आदमी सो रहा था, वो टोपी बेचने वाला था, तो बच्चों ने वैसे वैसे ही चित्र बना दिया। तो इससे उनकी मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हुआ या फिर नहीं हुआ, तो इससे भी नहीं होगा, क्योंकि वो चित्र बनाने से चित्र का विकास हो सकता है, लेकिन उनकी बोलने का विकास कैसे हो सकता है, इससे है। ऑप्शन नंबर सी लिखा है, कहानी सुनकर शब्दशः लिखना। हम कहानी उनको बताते जा रहे हैं, बच्चे लिखते जा रहे हैं, तो इससे मौखिक अभिव्यक्ति का विकास नहीं हो रहा है, इससे होगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए, कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। बच्चों ने कहानी सुनी हमारे द्वारा, लेकिन जब हमने उनसे कहानी सुनी तो हर बच्चे ने अपनी अपनी भाषा में कहानी हमें सुनाई। इससे क्या हो रहा है, बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही इस क्वेश्चन के लिए। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार के क्वेश्चनों की भरमार रहती है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, साकेत एक महाकाव्य है, वाक्य में किन 2 विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। ये जो यहाँ पे देखिए आपके सामने लगाए हुए हैं, विराम चिन्ह लगाए गए हैं। आपको ये बताना है कि ये दोनों चिन्ह जो हैं, इन विराम चिन्हों का नाम क्या है। सीधी बात ये है, साकेत देखिए लिखा गया है, इनसे पहले 2 विराम चिन्ह लगे हैं, एक आगे एक पीछे लगा है। तो ये जो चिन्ह लगे हैं इनका नाम क्या है, आपको ये बताना है। लिखा है पूर्ण विराम और अर्ध विराम। पूर्ण विराम सभी को पता है, ऐसे लगता है। अर्ध विराम कैसे लगता है, इस प्रकार से लगाया जाता है। उसके बाद लिखा है पूर्ण विराम और निर्देशक चिन्ह। सी लिखा है पूर्ण विराम और कोष्ठक। पूर्ण विराम सभी को पता है, कोष्ठक भी सभी को पता होगा। उसके बाद लिखा है पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह। तो यहाँ पे सभी लोग बताइए क्या सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। निर्देशन तो आपको पता ही होगा कि इस प्रकार से लगाया जाता है, सीधा सीधा। और यहाँ पे जो हो गया उद्धरण चिन्ह हो गया, यहाँ पे जो लगा है साकेत में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। क्या सही है, पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है साकेत एक महाकाव्य में। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर एक पूर्ण विराम भी लगा है और यहाँ पे क्या लगा है, उद्धरण चिन्ह लगा है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी जिन लोगों ने किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, सभी लोग पढ़िए और आंसर कीजिए सही आंसर क्या होगा। एग्जाम बहुत ही पास आ चुका है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम इतना आसान भी नहीं होता है कि एक बार में ही बैठते बैठते आपने सारे क्वेश्चन करके मज़े से मज़ा ले रहे हैं बैठ। जब वहाँ पे आप जाते हैं तो पेडागोजी के काफ़ी बड़े बड़े कंसेप्ट आते हैं जिनको पढ़ने में बहुत समय लगता है। सीडीपी के क्वेश्चन हो गए आपके, जिनको पढ़ने में काफ़ी टाइम निकल जाता है। आपका गद्यांश पद्यांश आते हैं हिंदी में हैं, उनको करने में बहुत समय लगता है। तो कई सारे बच्चे सारे क्वेश्चन देख ही नहीं पाते हैं ऑनलाइन एग्जाम में, करने की तो बात बहुत ही अलग है। सभी लोग पढ़िए। लिखा है पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। एक लड़की है, पहली कक्षा में, कक्षा 1 की लड़की है, वो लिख रही है, तो लिखते हुए वो अपनी मातृभाषा में शब्दों को लिख रही है, तो आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे। पहला ऑप्शन लिखा है मातृभाषा वाले शब्दों पर लाल घेरा लगा देंगे। जहाँ जहाँ पे उसने अपनी मातृभाषा में शब्द लिख दिए हैं आप उसको गोला बना करके गलत कर देंगे। दूसरा लिखा है मातृभाषा वाले शब्दों का हिंदी अनुवाद लिख देंगे, या फिर जहाँ जहाँ पर उसने अपने मातृभाषा के शब्द लिख दिए आपने उसको क्या क्या हिंदी में लिख दिया उसका अनुवाद करके। तीसरा ऑप्शन लिखा है मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे। चौथा ऑप्शन लिखा है रोशनी को समझाएंगे कि वह गलत है। तो हमको अब इसमें से क्या करना है, बच्चा कभी भी गलत नहीं होता है, आपको ये याद रखना है, ये निगेटिव आंसर हो जाएगा। हमको करना यह है कि जो भी छात्रा है रोशनी, वो जो भी कुछ लिख के लाई है मातृभाषा वाले शब्दों को हमें स्वीकार करना है, क्योंकि वो धीरे धीरे करके क्या करेगी, अपने अंदर सुधार लाएगी। गलतियों से ही बालक सीखते हैं, इस प्रकार से हमें कंसेप्ट अपने मन में हमेशा याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ऑप्शन नंबर सी बहुत ही सीधा सटीक आंसर था। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी किया है उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पढ़िए और आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द क्या है? सभी लोग आंसर कीजिए। देवनागरी, पीतल, चम्मच, उंगली। आपको बताना है इन चारों में से पुल्लिंग क्या है। क्या देवनागरी पुल्लिंग है, पीतल पुल्लिंग है, चम्मच है, या फिर उंगली जो है वो पुल्लिंग है? तो उम्मीद है सभी लोगों ने इस क्वेश्चन का जो है सही से आंसर कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर सिर्फ पीतल एक ऐसा शब्द है जो कि पुल्लिंग है। बाकी देवनागरी जो लिपि है स्त्रीलिंग में आती है, चम्मच भी स्त्रीलिंग है और आपका उंगली भी स्त्रीलिंग है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी कर लिया उनका सबका बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 सभी लोग पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। एक बार सही आंसर क्या हो जाएगा? लिखा है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण है। आपको यह बताना है कि क्लास 1 से लेकर के 5 तक बच्चों के सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? क्या शुद्ध उच्चारण है, क्या बोलने में आत्मविश्वास है, या फिर मौलिक विचार है, या फिर स्पष्टता है? तो सबसे कम क्या महत्वपूर्ण है स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में? क्वेश्चन नंबर 14 के लिए सभी लोग आंसर कीजिए। एक बार सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो लोग ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर जो होता है 1 से लेकर के 5 तक, वहाँ पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में इन चारों में से जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वह है शुद्ध उच्चारण। बाकी अगर देखा जाए चारों के चारों ऑप्शन जो हैं वो क्या हैं, इसमें सही थे, लेकिन जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वह शुद्ध उच्चारण है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे और आंसर करिए सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन शब्द है? क्या लड़की बहुवचन है, माला बहुवचन है, बकरी हैं, या फिर बाल हैं? आप लोग इनका क्या करिए, वाक्य प्रयोग कर लीजिए। जैसे कि कक्षा में बहुत सारी लड़कियां हैं, यानी कि लड़की शब्द जो हो गया ये बहुवचन नहीं होगा क्योंकि लड़की का लड़कियां होता है। दूसरा है कि भगवान के ऊपर कई सारी मालाएं चढ़ाई गई, यानी कि माला का भी जो है बहुवचन रूप बन जाता है। उसके बाद लिखा है कि मेले में कई सारी बकरियां थीं, यानी कि बकरी का भी बहुवचन रूप बन जाएगा। लेकिन क्या है, राधा ने अपने बाल बनाए, बाल संवारे। तो ये जो बाल है यही आपका बहुवचन शब्द हो जाएगा यहाँ पर। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी किया था वही आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी अदर कोई अगर आपने ऑप्शन किया था तो आपका गलत हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर जो कि आपका पेडागोजी का है। आराम से पढ़िए और आंसर कीजिए। लिखा है देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। क्वेश्चन दिया है वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का डॉट परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। पहला ऑप्शन है समाज और सांस्कृतिक, दूसरा ऑप्शन है व्यवहार और सांस्कृतिक, तीसरा ऑप्शन है संज्ञानवादी और चौथा ऑप्शन है व्यवहारवादी। अगर आपने एक दिन भी सीडीपी की क्लास ली होगी तो आपका ये जो क्वेश्चन है फटाफट हो जाएगा, बिना किसी देरी के हो जाएगा। सबसे आसान क्वेश्चन आपको लगना चाहिए था ये आज की क्लास का। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? सभी लोगों को पता है कि जो वाइगोत्स्की है वो सामाजिक और सांस्कृतिक से संबंधित हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, समाज और सांस्कृतिक। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए कर लिया है उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। अगला क्वेश्चन सभी लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। इस प्रकार की क्वेश्चन जो है आपके सामने आने चाहिए जो आज की क्लास में हम लेकर के आए हैं। तो आप लोग लगातार सेशन में जुड़े रहिएगा और एक बार सेशन को अपने सभी मित्रों के पास में जरूर शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, पहली बार वीडियो पर आज आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। देखिए लिखा है तालु के आधार पर उच्चारित वर्ण है। आप लोग इन चारों शब्दों का उच्चारण कीजिए और जिसमें आपको लगे कि हमारी तालु जो है, मतलब कि अगर आपको लगे कि हमारी जीभ जो है वो तालु को छू रही है, वही जो है आपका वर्ण क्या हो जाएगा, तालु वाला हो जाएगा। पहला लिखा है आ, दूसरा लिखा है ई, तीसरा लिखा है ऊ और चौथा लिखा है ओ। सभी लोग आंसर करिए एक बार, इन चारों में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि तालव्य है, यानी कि तालु के आधार पर उच्चारित किया जाता है। तो उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई। क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। बाकी जो आपका आ है वो कैसा है, वो है आपका कंठ वाला। कैसा है? कंठ से बोले जाने वाला है। तो उम्मीद है आप लोगों ने इसका सही आंसर किया होगा ई। अगर आपको पता था तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं पता था तो आज आपको पता चल गया होगा कि ई जो है वो तालु से इसका जो है उच्चारण किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। सभी लोग पढ़िए और आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 18 का। लिखा है नीचे दिए गए प्रश्न का सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है इनमें से। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे बच्चे, आपको बताना है कि जब हमारी
भाषा की कक्षा में जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं, उनमें जो कहानी का शैक्षणिक प्रयोग है, वो क्यों ज़रूरी है? इससे बच्चों का क्या फ़ायदा होता है? पहला ऑप्शन लिखा है, स्मरण क्षमता का विकास करते हैं। दूसरा ऑप्शन लिखा है, उच्चारण संबंधी गलतियों में सुधार करते हैं। तीसरा ऑप्शन लिखा है, पढ़ना लिखना सीखते हैं। और चौथा ऑप्शन लिखा है, व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कर पाते हैं। तो हम लोग बहुत बार ये चीज़ देख चुके हैं, कंठस्थ करना जो है सबसे पहले हमें काट देना है कि नेगेटिव आंसर होता है कंठस्थ करना, इसीलिए हमने इसको काट दिया। हमारे पास बच गया 3 ऑप्शन, पहला, दूसरा और तीसरा। सी वाला अगर देखिए लिखा है, पढ़ना लिखना सीखते हैं। क्या अगर हमारी शैक्षिक पाठ्यक्रम में कहानियाँ नहीं होगी तो हम पढ़ना नहीं सीख पाएँगे, लिखना नहीं सीख पाएँगे? तो ऐसा नहीं कह सकते, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी भी आपको काट देना है। उसके बाद लिखा है, उच्चारण संबंधी गलतियों में सुधार करते हैं। क्या कहानी सिर्फ़ हमारे उच्चारण संबंधी गलतियों में सुधार कर सकती हैं, अन्य कोई टॉपिक नहीं कर सकता है? तो ये भी आपका गलत हो गया। तो आपका सही जो बचा वो बच गया ऑप्शन नंबर ए। स्मरण क्षमता का विकास करते हैं, जो हमारी कहानियाँ होती हैं, जो हमारे शैक्षिक पाठ होते हैं, या जो हमारी कहानियों के माध्यम से हमें पढ़ाया जाता है, उससे क्या होता है, हमारी स्मरण शक्ति का विकास होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए किया है क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सभी लोग पढ़िए, हंस पद किस विराम का नया नाम है? हंस पद जो है आपको बताना है, इनमें से ऐसा कौन सा विराम चिन्ह है जिसका नया नाम है? क्या वो त्रुटि विराम है? क्या वो विवरण विराम है? क्या वो पूर्ण विराम है? या फिर वो लोप विराम है? सभी लोग आंसर करेंगे, हंस पद किस विराम का नया नाम है? रोज ये चीज़ लिखते होंगे कई बार, जैसे कि मान लीजिए हम लिख रहे हैं कि राम श्याम मोहन साथ में खाना खा रहे हैं, हमें लिखना था, लेकिन हमने लिख दिया राम श्याम मोहन खाना खा रहे हैं, साथ छूट गया। तो हम इस प्रकार से एक चिन्ह लगा देते हैं बीच में और इसके नीचे लिख देते हैं साथ। इसका मतलब ये होता है कि ये जो हमारे द्वारा चिन्ह बनाया गया है, इसका नाम होता है हंस पद। क्या होता है? हंस पद होता है। चाहे हम इसको नीचे लिखें, चाहे हम इसको ऊपर बना के लिखें, इस प्रकार से कोई चीज़, तो इसको नीचे भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं, लेकिन जो ये चिन्ह होता है, ये किसका होता है? ये हंस पद का होता है। ये जो चिन्ह होता है किसका होता है? हंस पद का होता है। आप लोग इसको याद रखेंगे। तो इसका जो प्रयोग होता है वो होता है त्रुटि विराम, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि हमारे द्वारा की गई त्रुटि जो होती हैं, वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं और अपनी जो त्रुटि है उसको सुधार लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए कर लिया था, उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सभी लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। लिखा है, कहानी सुनते समय बच्चे कहानी के लंबे-लंबे वाक्यों से घबराते नहीं हैं, बशर्ते वाक्य। आपको ये बताना है कि जब हम कहानी सुनाते हैं बच्चों को, तो बच्चे हमारे द्वारा सुनाई गई कहानी से घबराते नहीं हैं, चाहे कितने भी लंबे-लंबे वाक्य आ जाएँ। लेकिन शर्त ये है कि सार्थक तथा मज़ेदार कहानी होनी चाहिए, ज़ोर से बोले गए हों सारे के सारे वाक्य, या फिर पहले से सुने हुए होनी चाहिए कहानी, या फिर सीधी व सरल हो कहानी। तो आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन-सा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आप लोग सभी लोग आंसर कर लीजिए एक बार। कहानी सुनते समय बच्चे कहानी के लंबे-लंबे वाक्यों से घबराते नहीं हैं, बशर्ते वाक्य कैसे होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए, बच्चों के समझ में आना चाहिए कि उसका अर्थ क्या है जो हमें सुनाया जा रहा है, और उसके साथ-साथ में उनको मज़ा आना चाहिए। तो बच्चे कभी भी बोर नहीं होते हैं, घबराते नहीं हैं, लगातार बैठे रहेंगे, रात तक जागते रहते हैं कहानी सुनने के चक्कर में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए किया था क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, उन लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथियों के पास में शेयर कर लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा ये मास्टर अड्डा लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ के साथ-साथ में जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो मिलने वाले हैं, और आपको एनसीईआरटी बुक अगर पढ़नी है तो वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएँगी। और जिन लोगों को नोट्स खरीदने हैं, बहुत ही कम समय बचा है और अच्छी तैयारी करनी है, क्योंकि अगर आप अपने आप अब नोट्स बना के पढ़ेंगे तो आप नोट्स ही नहीं बना पाएँगे इतने समय में, पढ़ना तो छोड़ दीजिए। तो आप अब 100-100 रुपए में जो नोट्स मिल रहे हैं उनको आप खरीद सकते हैं, और नोट्स से पढ़िए और बाकी आप प्रैक्टिस कहीं पर भी कीजिए पूरे यूट्यूब पर। आपको मज़ा आएगा प्रैक्टिस करने में, क्योंकि आपकी सारी चीज़ें पढ़ी हुई होंगी। तो चलिए, जिन लोगों को आवश्यकता है वो लोग तुरंत खरीद लीजिए, क्योंकि इस समय ऑफर चल रहा है मास्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप के ऊपर। जिन लोगों को ऐप डाउनलोड करना है वो लोग गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हर एक क्लास के नीचे लिंक दिया गया होगा मास्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप का, वहाँ पर क्लिक करके भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।